कंपाउंड, जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, या आपके डी ब्लॉक एलिमेंट बना, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर इसको हम लोग क्या कह देते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो बात यहाँ आती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। जब टू और मोर स्टेबल सॉल्ट मिलते हैं, ठीक है, तो एक कंपाउंड बनाते हैं, और वो कंपाउंड जो डिजॉल्व्ड स्टेट में भी अपने आइडेंटिटी को रिटेन करके रखता है, ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं, कॉम्प्लेक्स या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। सक्षम, मेरी आवाज जा रही है क्लियर? यस सर। आपकी आवाज लैग कर रही है। अभिनव? यस सर, आ रही है आवाज। ओके, चलिए इसको डिफाइन करते हैं हम लोग। सबसे पहले कंपाउंड्स फॉर्म ड्यू टू combination of two or more stable salt. Their property in dissolved state, which retain their property coordination या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। ये लिख लिया आप लोगों ने। यस सर। अब देखिए अपने पास यहाँ एक और टर्म आता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। डबल सॉल्ट दो टाइप का होता है आपका, दो टाइप का होता है। एक होता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट में बेसिकली होता क्या है कि जैसे हम उसे किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो वो अपना प्रॉपर्टी लूज कर देगा, ठीक है, वो अपना आइडेंटिटी लूज कर देगा, उसे डबल सॉल्ट कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसा है जिसे डिसॉल्व करने के बाद भी वो अपना प्रॉपर्टी रिटेन करके रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। सबसे पहले हम एडिशन कंपाउंड में डिफाइन करते हैं इसे। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। कंपाउंड्स मेड ऑफ टू और मोर सॉल्ट्स, टू और मोर सॉल्ट, बहुत आसान डेफिनेशन है, ठीक है। सॉल्ट्स को हटा के यहाँ पे हम लिख देते हैं टू और मोर कंपाउंड्स by crystallization in a fixed stoichiometric ratio are called addition compound। जैसे आपके पास KCl है, MgCl2 है, और इसमें ऐड कर दिया हमने 6H2O, तो यहाँ पे एक कंपाउंड बना लेता है जिसका नाम क्या होता है आपका, कार्नलाइट, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा KCl.MgCl2.6H2, इसको क्या कहते हैं, कार्नलाइट। तो इट इज अ एडिशन कंपाउंड, इसे क्या कह देंगे हम लोग, एडिशन कंपाउंड कह देंगे। और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे CuSO4 हो गया, इसमें 4NH3 ऐड कर दिया हमने और इसमें H2O भी ऐड कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनाएगा ये क्या हो जाएगा, CuSO4.4NH3 और .H2O हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, आपके एडिशन कंपाउंड होते हैं। एडिशन कंपाउंड दो टाइप के होते हैं आपके, एक डबल
सॉल्ट और दूसरा क्या होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डबल सॉल्ट वो होते हैं जो डिसॉल्व करने के बाद अपना आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो होते हैं जो डिसॉल्व करने के बाद अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं, उसे हमें क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। इसे लिख लीजिए, बहुत आसान चैप्टर है ये। सर ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। जी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। आपका इनऑर्गेनिक का पार्ट जो है इसमें वो मेटलर्जी है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, और उसके बाद ये 4 चैप्टर है इस 12th क्लास में आपके इनऑर्गेनिक का। ओके सर। हो गया? डन यस सर। एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, अब डबल सॉल्ट को देखते हैं। डबल सॉल्ट आर ऑफ 2 टाइप्स। जो मैं बता चुका हूँ वही लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। एक हो एक हो जाएगा आपका डबल सॉल्ट, और दूसरा जो हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहाँ देखिए डबल सॉल्ट की जब बात करते हैं तो इसका डिफाइन करते हैं, दोज एडिशन कंपाउंड या दोज कंपाउंड्स which lose their identity in dissolved state या in solution और एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे मोर सॉल्ट जो होता है FeSO4, फिर आ जाता है NH3 का, सॉरी NH4 का होल ट्वाइस डॉट SO4 डॉट 6H2। ये फॉर्मूला होता है आपका मोर सॉल्ट का, ठीक है। तो ये बेसिकली जब इसको डिजॉल्व स्टेट में ले जाएंगे, किसी वाटर में या किसी सॉल्यूशन में डालेंगे, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस में। तो Fe+2 हो जाएगा, 2SO4 -2 होगा, +2NH4 पॉजिटिव हो जाएगा, और आपके पास 6H2 हो जाएगा। हमें क्लियर? तो ये पूरा का पूरा टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है इनटू इट्स आयंस, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं डबल सॉल्ट, और जो डिसोसिएट नहीं होता है फुल्ली उसे क्या कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए which retain their identity in solution are called complex compound, are called complex। CPD का मतलब कंपाउंड, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल इसमें ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे जस्ट सपोज आपके पास ये डबल सॉल्ट बना रहा हूँ FeCN का होल ट्वाइस +4KCN, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, कंबाइन होके एक्चुअल में बना लेगा K4FeCN का होल 4। तो ये जो होगा आपका, जो स्क्वायर ब्रैकेट में जनरली लिखते हैं, हम इसको कहते हैं डबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर आप किसी सॉल्यूशन में डालते भी, ठीक है, एज फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे किसी सॉल्यूशन में डालता भी, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, कंपाउंड्स है,
उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस जो ये बाहर हैं वो निकल सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर है वो निकल सकता है। तो 4k प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और आपके पास क्या होगा, FeCN का होल 4, और 4 पॉजिटिव चार्ज निकला है तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -4 चार्ज आ जाएगा। CN4 ये 6 आ जाएगा, क्योंकि 4 CN है और 2 CN है तो 6 CN आएगा, तो यहाँ भी 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ भी 6 होगा। तो बेसिकली ये चीजें समझ में आया कि नहीं, कि 4 पॉजिटिव चार्ज बाहर निकला तो इस स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस आएगा कि नहीं। जैसे H2SO4 है, इसमें से अगर 2H प्लस निकाल दूं, ठीक है, इस कंपाउंड से 2H प्लस बाहर निकाल दूं तो SO4 पे -2 चार्ज आता है कि नहीं। सक्षम, अभिनव। यस सर। तो जस्ट लाइक दैट, बस इसमें यही ध्यान में रखना आपको, एडिशन कंपाउंड वो होता है जब दो या टू और मोर कंपाउंड्स कंबाइन होके, ठीक है, उनके कॉम्बिनेशन से एक कंपाउंड देता है, उससे क्या कहते हैं, एडिशन कंपाउंड। ये एडिशन कंपाउंड दो टाइप का होता है, एक डबल सॉल्ट होता है, तो डबल सॉल्ट वो होता है, वो जो एडिशन कंपाउंड मिला होता है उसको किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है, या फिर यूं कहें कि वो पूरा का पूरा अपना आइडेंटिटी चेंज कर लेता है। ठीक है, वो अपना आइडेंटिटी रिटेन नहीं कर पाता, उसे डबल सॉल्ट कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो वो होता है जो आइडेंटिटी रिटेन करके रखता है अपना। ये लिख लीजिएगा तो बताइए। डन सर। अभिनव हो गया। डन। ओके। चलिए अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कुछ बातें करते हैं, जैसे कि मैंने लिखा था यहाँ पे, ठीक है, K4FeCN का होल 6। ठीक है, तो ये क्या आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ टर्म होते हैं जिनको हम लोग ध्यान में रख, एंटिटी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, फिर आपके पास आ जाता है सेंट्रल मेटल एटम। इसको मैं पहले बताऊंगा आप लोगों को, उसके बाद इसका डेफिनेशन लिखेंगे। सेंट्रल मेटल एटम और आयन। फोर्थ आ जाएगा आपके पास लिगेंड, एंड फिफ्थ वन इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, सबका डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूँ, काउंटर आयन। क्या लिख देता हूँ मैं, काउंटर आयन। सबसे पहले इसे डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है, समझते हैं इसे कि क्या होता है। जस्ट लाइक एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखा हूँ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख दिया K4FeCN का होल 6, तो यहाँ पे क्या होता है अपने पास, जो ब्रैकेट के बाहर साइड में होते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे या फिर राइट हैंड साइड पे होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं काउंटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, काउंटर आयन कहते हैं। ठीक है, एक बात और क्लियर हो जाना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव काउंटर आयन आता है, पॉजिटिव काउंटर आयन आता है, और राइट हैंड साइड पे आपके पास नेगेटिव काउंटर आयन आता है। राइट हैंड साइड पे कैसा आता है, नेगेटिव काउंटर आयन आता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेंट्रल मेटल आयन भी कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। और सेंट्रल मेटल एटम के बाद जितने भी चीजें होती हैं, ठीक है, वो सारे के सारे अपने पास, उनको हम कहते हैं लिगेंड। क्या कहते हैं उनको, लिगेंड कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए इसमें तीन चीजें बता दिया मैंने, कौन कौन सी, काउंटर आयन, लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम। अब यहाँ पे बात आती है कोऑर्डिनेशन एंटिटी की। तो इस ब्रैकेट के, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, इस ब्रैकेट के, इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की चीजों को हम लोग कहते हैं काउंट कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और आपका जो ब्रैकेट है, ठीक है, इस स्फेयर को, इसको हम कह देते हैं पूरे के पूरे को कोऑर्डिनेशन स्फेयर। क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फेयर, कोऑर्डिनेशन स्फेयर।
ठीक है। और फिर नंबर की, तो ये आपको आगे अभी पता चल जाएगा कि सेंट्रल मेटल एटम से, ठीक है, जितने बॉन्ड बनते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बेसिकली यहाँ क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, उनको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अगर दो बॉन्ड बनाएगा, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो दो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो चार कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। है ये चीजें, सर कोऑर्डिनेशन एंटिटी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारी चीजों को, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड दो ही हैं, उनको कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। हाँ अभिनव। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? अभिनव आपकी आवाज नहीं आई। सर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्क्वायर, देखिए कोऑर्डिनेशन स्क्वायर बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे ये पूरे जगह को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्क्वायर कह देते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर को हम लोग क्या कह देंगे, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर। और कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के अंदर जितनी चीजें होती हैं उसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। क्लियर है अभिनव? यस सर। अभिनव क्लियर सर। सर कोऑर्डिनेशन नंबर एक बार फिर से बता दीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा सक्षम। एक्चुअल में यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया CN का होल 6 लिख दिया। ठीक है, ये K4 है, बेसिकली इसके चार्ज को बैलेंस करता है, ठीक है, सेटिस्फाई करता है। तो ये जो Fe से है ना, वो CN जो है 6 है, तो 6 बॉन्ड बनाएगा। कितना बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड बनाएगा कि नहीं। यस और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, CN, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, CN हो जाएगा। तो ये टोटल बॉन्ड जो है वो 6 बॉन्ड बना रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। 6। क्लियर है सक्षम? जी सर। अभिनव यस सर। स्लाइड चेंज करूं, ये पीछे वाले स्लाइड का सब कुछ सारी चीजें लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। तो चलिए अब डिफाइन हम एक एक चीज को, जैसे एज फॉर एग्जांपल अपने पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी है एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होता क्या है, लिखिए यहाँ पे, इट कॉन्स्टिट्यूट it constitute central metal atom, central metal atom स्लैश आयन। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम कह देंगे या फिर आयन कह देंगे, बॉन्डेड टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। कभी कभी डेफिनेशन आप लोगों के बोर्ड में पूछता है, विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, आप लोगों को धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें होती है उसको क्या कह देते हैं, सॉरी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कह देते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ डेफिनेशन में लिख दिया हूं मैं, साथ में लिखते चलिए आप लोग। उसके बाद बात आता है सेंट्रल मेटल एटम स्लैश आयन। सेंट्रल मेटल एटम क्या हो जाता है, द कोऑर्डिनेशन एंटिटी to which a fixed number of ions or group are attached
in a specific geometric arrangement. Around सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है कि सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जितने भी आयन से ग्रुप अटैच्ड होते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। जिससे जिससे घिरे हुए होते हैं, जिससे बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। ठीक है, जैसे Fe था, ठीक है, वो बीचों बीच था आपका, CN सराउंडेड थे, उससे बॉन्ड बना रहे थे। बेसिकली कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो आयरन था वो क्या हो जाएगा आपका, सेंट्रल मेटल एटम। डन सर। हो गया। डन सर। अभिनव, डन सर। चलिए स्लाइड देखता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आता है, एसिड और बेस पता है आप लोगों को। यस। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और ये बेस जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो उससे क्या कहते हैं हम लोग, लेविस एसिड। इट एक्ट्स एज लेविस एसिड। इट एक्ट्स एज लेविस एसिड। सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो कैसा होता है, लेविस एसिड होता है। क्लियर है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसे मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया था, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सिंबल है। तो CN जो है, CN माइनस होता है। सेनाइड आयन क्या होता है, CN माइनस होता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और उसके बाद बॉन्ड बनाता है। तो ये जो आयरन है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, आयरन क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, तो यहाँ पे बेसिकली आयरन क्या हो जाएगा आपका, लेविस एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो इट एक्ट्स एज लेविस एसिड। क्लियर है। यस। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा सेंट्रल मेटल एटम। तो ये जो बॉन्ड बनाते हैं बेसिकली ये सारे के सारे CN जो है वो क्या हो जाएंगे, लिगेंड हो जाएंगे। तो लिगेंड, ये CN क्या हो जाएगा, लिगेंड हो जाएगा। और चूंकि CN जो है इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसलिए जो लिगेंड होते हैं वो क्या होते हैं, लेविस बेस होते हैं। क्योंकि बेस क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। क्लियर है ये पॉइंट। लिगेंड को जी। डिफाइन करते हैं। ठीक है, लिगेंड को डिफाइन करते हैं, इसमें लिखिएगा द डोनर atom or molecules or ions which donate a pair of electrons to the metal atom or ion are called ligand। और चूंकि ये डोनर होता है, इस वजह से ये कैसा होगा, लेविस बेस की तरह एक्ट करेगा। डन सर। चलिए अभिनव आपका भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये लेविस बेस की तरह एक्ट करेगा। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बता ही चुका हूँ कि जितना बॉन्ड बना है, तो बेसिकली अब और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, उतना आपका
कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed with central metal atom या central atom by the ligand। जितना बॉन्ड बनाएगा उतना क्या हो जाएगा, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो एज फॉर एग्जांपल AgCN का होल ट्वाइस, और यहाँ पे माइनस है, AgCN का होल ट्वाइस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल में है मेरा कि यहाँ सेंट्रल मेटल एटम कौन है, बताइए जरा जल्दी। ऊपर वाले में, फर्स्ट वाले में सेंट्रल मेटल एटम कौन है? एजी Ag है। ठीक है, और लिगेंड कौन है? सीएन कितने लिगेंड है? 2 लिगेंड है। कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 2 बॉन्ड बनाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, बेसिकली इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2 होगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका इन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते चलिए आप लोग। दूसरे वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 तीसरे वाले का? 6 सक्षम आप भी बताइए। अभिनव? यस 6 6। फोर्थ वाले का? 3 कितना? 3 सक्षम आप बताइए फोर्थ वाले का, और फिफ्थ वाले का, दोनों का बताइए आप यस लोग। थर्ड थर्ड थ्री। दोनों 3 इसमें 6, इसमें 6। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे जब लिगेंड की बात आती है ना, तो लिगेंड को हम लोग, कोई कोई ऐसा लिगेंड होता है जो एक बॉन्ड बनाता है, जैसे CN हो गया। ये तीनों आप लोगों का सही है। ठीक है, क्योंकि ये एक ही बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ठीक है, कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो 2 बनाते हैं। ठीक है, जैसे EN है। EN जो होता है, ठीक है, इसका जो IUPAC लिखेंगे तो ये एक्चुअल में होता है इथेन 1,2 डाइअमीन। ये क्या होता है? इथेन 1,2 डाइअमीन। ठीक है, ये एक्चुअल में जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है CH2NH2। ठीक है, और यहाँ CH2NH2। तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तो वो एक अकेला 2 बॉन्ड बनाता है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो एक EN 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 3 EN कितना बॉन्ड बनाएगा? 6 बनाएगा कि नहीं, बताइए। यस अब यहाँ पे है यस C2O4 माइनस, C2O4 जो है वो -2 में होता है। C2O4 क्या है? -2 में होता है। एक्चुअल में इसका जब स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, यहाँ ड्रॉ करता हूँ C और यहाँ पे O माइनस, इधर डबल बॉन्ड O और O माइनस। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो ये भी अकेला 2 बॉन्ड बनाता है। तो इसका भी एक का कोऑर्डिनेशन नंबर 2, मतलब एक 2 बॉन्ड बनाता है। 3 कितना बनाएगा? 6 बनाएगा कि नहीं? इसको ऑक्सिलेट आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सिलेटो या ऑक्सिलेट आयन कहते हैं। C2O4-2। क्लियर है? तो ये जब लिगेंड को हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, डेंटिसिटी का मतलब यही होता है कि लिगेंड कितना बॉन्ड बना रहा है, कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो वहां पे पता चलेगा कि एक ऐसे लिगेंड है जो 6 बॉन्ड बना सकते हैं, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। तो जितना सेंट्रल मेटल एटम को रिक्वायरमेंट होता है, हो सकता है वो अकेला ही उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे। समझ रहे हैं आप लोग? यस बहुत आसान है, बहुत आसान है। स्लाइड चेंज करूं?
Yes, sir. अभिनव, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या आता है अपने पास, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो ये जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन होता है ना, जैसे कि मैंने कैसे भी बॉन्ड बना दिया आपके सामने, ये जो FeCN6 वाला था ऐसे बॉन्ड बना दिया, ठीक है, ये बस आपको समझाने के लिए। एक्चुअल में इनका स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, ठीक है, क्या होता है आपका स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द कंपाउंड्स होता है, ठीक है। तो उसी की बात कर रहे हैं हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि ये होता क्या है, द स्पेशियल अरेंजमेंट of ligand around central metal atom, metal atom or ion is called coordination polyhedron, is called coordination polyhedron। तो बहुत आसान है, जैसे ये डिपेंड करता है कितने लिगेंड है, तो उसका उसका जो स्पेशियल अरेंजमेंट है लिगेंड्स के वो कैसे होंगे। एज फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि अगर 6 लिगेंड है अपने पास तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ज्योमेट्री होता है, वो होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है वो, ऑक्टाहेड्रल होता है। तो ऑक्टाहेड्रल कैसे आता है आपका, ये मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे हो जाएगा, दो आउट ऑफ द प्लेन होंगे, दो इनसाइड द प्लेन होंगे, और दो जो होंगे आपके वो होंगे आउट ऑफ द प्लेन, इनसाइड प्लेन, और दो होंगे आपके ऑन द प्लेन पे। ये पहला हो गया, जिसमें 6 लिगेंड दिख रहे हैं आपको, ये ऑक्टाहेड्रल होता है। कैसे होते हैं, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। दूसरी बात करें हम लोग तो यहाँ पे देखिएगा, ये 4 वाले हैं, मतलब कि 4 लिगेंड है इसके पास, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। तो ये हो गया, दो जो होते हैं इनसाइड द प्लेन होते हैं, और एक जो होता है आउटसाइड द प्लेन होता है, और एक इनसाइड द प्लेन होता है, ठीक है। तो ये जो होता है आपका टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है, टेट्रा, ठीक है। उसके बाद एक और आता है जिसमें 4 लिगेंड होते हैं, तो ये क्या होता है, सारे के सारे इस प्लेन में होते हैं, जिसको हम लोग स्क्वायर प्लेनर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्वायर प्लेनर। ये जो वीवीटी आप लोगों ने पढ़ा था, याद है वीवीटी किस क्लास में, 11th क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने। तो उसके ज्योमेट्री, उसके हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से हम लोग क्या बताते थे, उसका स्ट्रक्चर बताते थे। अब यहाँ 5 लिगेंड वाला होगा, एक आउटसाइड द प्लेन, एक इनसाइड द प्लेन, और जो आपके 3 होंगे वो ऑन द प्लेन होंगे। क्या होंगे, ऑन द प्लेन होंगे। तो ये होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसका जो पॉलीहेड्रॉन होता है वो क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और 5 एक और वाले होते हैं, ठीक है, 5 लिगेंड वाले, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल कहते हैं, जिसमें दो जो होते हैं वो आउट ऑफ द प्लेन होते हैं, ठीक है, और दो जो होते हैं इनसाइड द प्लेन होते हैं। ये लिगेंड रहे, ये लिगेंड रहे, और आपके पास एक जो होता है वो क्या होता है आपका, ऑन द प्लेन होता है। तो ये होता है आपका स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो देखिए ये हमें पता कैसे चलता है, जैसे इस चैप्टर में भी एक टॉपिक आएगा आपके पास, वीवीटी, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो वहां देखेंगे, जैसे अपने पास टेट्राहेड्रल में 2 टाइप के, मतलब 4 लिगेंड वाले 2 टाइप के थे, एक स्क्वायर प्लेनर और एक टेट्राहेड्रल। तो वो डिपेंड करता है कि किस ऑर्बिटल में जाता है इलेक्ट्रॉन, उसी के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा टेट्राहेड्रल होगा और कौन सा स्क्वायर प्लेनर होगा। तो इसको और डिटेल्स में हम लोग वीवीटी में पढ़ेंगे। इसमें 2 इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एक वीवीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लिख लिया आप लोग, समझ आया। डन सर। सर वेट, सक्षम, वेट सर। चलिए ये करिए। ओके, सर स्लाइड पीछे करो। जी पीछे करूँ स्लाइड। यस सर। सक्षम, आपकी आवाज आने से पहले आप म्यूट कर दीजिए। यस सर।
हो गया? सर स्लाइड पीछे कर। सक्षम, स्लाइड चेंज करो अभिनव। हेलो। सर यस सक्षम स्लाइड पीछे करने के लिए कह रहा है। सक्षम अब ओके। सर यस सर ये हाँ लाइंस सर, सर आप एक बार फिर से बता देंगे कि कौन सा चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मैं अभी बता रहा हूँ, आपने लिख लिया? ये स्ट्रेट लाइन और ये ट्रायंगल सर एक डन सर। ये जो डैश डैश जो होता है ना, वो बिहाइंड द प्लेन होता है, ठीक है, इनसाइड द प्लेन। और ये जो सॉलिड होता है वो आउटसाइड द प्लेन होता है, समझ रहे हैं आप? ठीक है, किसी एक प्लेन को लीजिए, ठीक है। तो अगर दो पेन लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो ऐसे देखिए, ये अगर ले ले लेते हैं हम लोग, तो अगर मेरा जो हैंड है, ठीक है, ये अगर एक प्लेन पे लेते हैं हम लोग, तो ये जो होगा डैश, ठीक है, जो आपको दिख रहा है, ये क्या होगा आपका? नहीं दिख रहा, ठीक है। वो इनसाइड द प्लेन कौन सा होता है? ये जो डैश्ड है, और ये आउटसाइड वाला है, ठीक है। ओके। बिहाइंड द ऐसे कह सकते हैं। चलिए स्लाइड चेंज करूँ अब। यस सर। ये लिख लिया आप लोग? यस सर। चलिए अब देखिए, अपने पास छोटा सा एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स लिप्टिक, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, और एक आता है अपने पास हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो देखिए, मैं एक ही वर्ड में, एक ही सेंटेंस में बता दूंगा कि होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि उसमें जो लिगेंड होगा ना, वो एक ही टाइप का होगा। जैसे मैंने लिखा था FeCN का होल 6, ठीक है, तो लिगेंड जो है बस CN टाइप का है, एक ही टाइप का, उसे क्या कहेंगे? होमो कहेंगे, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। और जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया FeCN का होल 4 और Cl2, दो टाइप का लिगेंड आ गया, या मोर देन वन टाइप का लिगेंड, जहां भी आ जाएगा वो हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं इसका डेफिनेशन में, कॉम्प्लेक्स which have only one type of only one type of ligand, only one type of ligands is called homolaptic, is called homolaptic complex. एज फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल में कंसिडर कर सकते हैं, क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? जैसे मान लीजिए अपने पास आ गया CONH3 का होल 6, और इस पे पॉजिटिव +2 चार्ज लगा दीजिए, या फिर जो मैंने लिखा था K4FeCN का होल 6, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आपका होमोलैप्टिक, ठीक है। वहीं पे हेट्रोलैप्टिक की जब बात करते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स विच हैव more than one type of more than one type of ligand is called heterolaptic complex, heterolaptic, ये इतनी heterolaptic complex, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें दो टाइप का मतलब मोर देन वन टाइप, जैसे मान लीजिए NH3 का होल 4 लिख दिया और Cl2 लिख दिया, ये हो जाएगा आपका हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। बहुत आसान है। सर इसमें फिर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा हेट्रोलैप्टिक इसमें का? कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल, वो
सेम होता है। NH3 एक बॉन्ड बनाता है, एक NH3 एक बॉन्ड बनाएगा तो 4 NH3 4 बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक Cl एक बॉन्ड बनाएगा तो 2 Cl 2 बॉन्ड बनाएंगे। टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ जो टोटल बॉन्ड बन रहा है वो कितना बन रहा है, 6। तो यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। दोनों के दोनों ओके ओके यूनिडेंटेट है, मोनोडेंटेट है। ठीक है, तो जब हम क्लासिफाई करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा लिगेंड्स। डन। चलो अब देखिए अपने पास क्या आता है। यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आना चाहिए। जैसे आपने ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन में क्लास 11th में किया था, ठीक है, वो तो नॉर्मल था। अभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आप ही लोग निकालिएगा, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ऑफ फॉलोइंग, ये लिख लीजिए। ठीक है, तो अपने पास क्या क्या है, ये जो है वो मैं दे रहा हूँ CONH3 का होल 6 और यहाँ +2। बी जो है वो मैं दे रहा हूँ CONH3 का होल 6 Cl3। सी जो है वो है अपने पास CONH3 का होल 4 Cl2 +2। ठीक है, उसके बाद डी जो है मेरे पास उसमें दे देता हूँ मैं K4Fe CN का होल 6। ई जो है अपने पास वो मैं दे देता हूँ PTNH3 का होल ट्वाइस Cl NH2CH3 Cl। ठीक है, F जो है मैं इससे दे देता हूँ आपको K2PDCl4। G जो है अपने पास वो दे देते हैं K3, K3 बाहर रखिए, FeC2O4 का होल थ्राइस। H जो है अपने पास वो दे दिया मैंने COCl2 En का होल ट्वाइस। I जो है अपने पास वो मैंने दे दिया NiCO का होल 4। J जो है वो मैंने दे दिया K3Al C2O4 का होल थ्राइस। K जो है अपने पास वो मैंने दे दिया HgCO का होल 4। हो जाएगा ये सवाल आप लोगों से।
सक्षम, यस सर। अभिनव, यस सर। ये सवाल हो जाएगा आप लोगों से। यस सर, हो रहा है। ओके। सक्षम, अभिनव, सर ई वाले में वो अभिनव, NH2 है ना? यह है मीथेनामीन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। पहला वाला बताइए आंसर क्या है इसका। मैं सर एक्स लेके चलता हूँ हर सेंट्रल एटम का।
टू और कितना आएगा? +2। आपकी आवाज लैग कर रही है। 2 आएगा, +2। ठीक है, दूसरा वाला बताइए। x इज इक्वल टू सक्षम +3। सक्षम यस सर। +3। यस इसका कितना आएगा? सर 2। सी वाले का +2 आएगा। यस सर 2 आ रहा। गलत है ये। देखिए NH3 का ऑक्सीडेशन स्टेट आपने क्या लिया है? फिर 0। 0 लिया है। तो जब आप इसका 0 लेंगे, इसका x प्लस इसका 0, और ये क्लोरीन का 1 का -1, तो 2 का -2, ओवरऑल चार्ज कितना है इस पे? +1 है, तो इक्वल्स टू +1 होगा। इधर जाके ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू +3 आएगा कि नहीं? ओके सर। ठीक है, सक्षम आप कर रहे हैं। यस सर। डी वाला किया आप लोगों ने। सर 2 आ रहा है इसका भी। ई वाले का 2 तो दिख रहा है यहाँ पे, +4 इसका होगा। आयरन का x ले लेंगे, -6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा। ठीक है, ई वाले का सर +4। सक्षम यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखिए इसका हम x ले लेंगे, NH3 का तो 0 होगा, क्लोरीन का -1 होगा, इसका फिर 0 हो जाएगा, और फिर इसका -1 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल टू +2 आ जाएगा कि नहीं? यस सर। यस यहाँ पे देख लेंगे, एक पोटेशियम का +1 होगा तो 2 पोटेशियम का +2, पीडी का हम x ले लेंगे, और एक क्लोरीन का -1, तो यहाँ क्या आ जाएगा? -4 इज इक्वल टू 0। तो इधर आके इसे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? +2। यहाँ पे देखिए K3 है, तो ये क्या हो जाएगा? K3 यानी +3 हो जाएगा, एक का +1 तो 3 का +3, इसका हो जाएगा x। और देखिए C2O4 -2 लिखा था मैं, तो एक पे इस पे -2 का चार्ज होगा, तो 3 पे कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? +3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस चलिए, यहाँ En जो होता है इथेन 1,2 डाइअमीन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, तो यहाँ पे साफ साफ ये 0, ये -2, इधर जाके x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम लोग आई में NiCO, CO का ऑक्सीडेशन स्टेट पता है आप लोगों को क्या होता है? CO का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, तो यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा कि नहीं? यस सर। हेलो, यस सर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए ये K3 है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब बाकी दो करके दिखाइए जरा। सर +3 आ जाएगा। यस, आवाज नहीं आई आपकी। सर J का +3 हो जाएगा। हाँ, जे का क्या होगा? +3 हो जाएगा। जे वाले का हो जाएगा +3। के वाले का, Hg का मैं सर बता देता हूँ, ये +2 लीजिएगा, क्योंकि Hg जो होता है आपका +2 में ज्यादा स्टेबल होता है।
सर वो SCN लिखा है। हाँ SCN है, थायोसाइनाइड, SCN माइनस होता है। सर +2। यस सर +2। +2, हाँ +2 हो जाएगा। वेरी गुड। अब यहाँ देखिए Hg का +2 ले लिया आपने, 1 मिनट ये इधर उधर हो गया। ठीक है, कोबाल्ट को X ले लेंगे और ये -4, तो X इज इक्वल टू +2 आ जाएगा कि नहीं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जब हम वीवीटी पढ़ेंगे तो वहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ठीक है, कि कैसे इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जा रहे हैं, जिससे हम ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करते हैं। स्लाइड चेंज करूं? यस सर। स्लाइड चेंज करूं अभी ना? यस यस। सर। ओके वेरी गुड। तो चलिए यहाँ पे आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखें। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9.5 ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकालना है, वो पूरा करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग अब लिगेंड्स पे चलते हैं। जो मैं बता रहा था आप लोगों से कि जो लिगेंड्स होते हैं बेसिकली कहीं 2 बॉन्ड बनाते हैं, कहीं 3 बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में बेस सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। हम इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो जो लिगेंड होते हैं वो अपने 3 टाइप के हो जाएंगे, वही पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो लिगेंड को हम जब डिवाइड किए तो सबसे पहले आ गया अपने पास कैटायनिक लिगेंड। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपके पास अनायनिक लिगेंड। अनायनिक लिगेंड, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास न्यूट्रल लिगेंड। क्या आ जाएगा? न्यूट्रल लिगेंड। अब देखिए साफ ही पता चल रहा है, कैटायनिक लिगेंड का मतलब कैटायन होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा। अनायनिक लिगेंड का मतलब नेगेटिव चार्ज होगा, और न्यूट्रल लिगेंड का मतलब जिसपे कोई चार्ज नहीं होगा। एज फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास NH3 हो गया, H2O हो गया, CO हो गया, EN हो गया, NH2CH3 हो गया। ये सारे के सारे चीज क्या है? आपके न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, सबसे कम यूज जो होता है आपका कैटायनिक लिगेंड का होता है। किसका होता है? कैटायनिक लिगेंड का। तो जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, एज फॉर एग्जाम्पल NO+ हो गया। ठीक है, या फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका NH2NH3 पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो जिस चार्ज हो वो अनायनिक लिगेंड होगा। ठीक है, अनायनिक लिगेंड एज फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे CN- वगैरह हो गया, CN- हो गया, Cl- लिख दिया, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, हेलोजन वाले। ठीक है, फिर CN- हो गया, ये भी अनायनिक लिगेंड होगा। हो गया, ये भी अनायनिक लिगेंड होगा। आपका C2O4-2 होगा, ये भी क्या होगा? आपका अनायनिक लिगेंड होगा। तो जितने भी नेगेटिव वाले हैं सारे के सारे क्या होंगे? अनायनिक लिगेंड होंगे। डन सर। डन सर। वेरी गुड। अब देखिए अपने पास क्या आएगा? ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी की जब बात करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी बेसिकली क्या होता है कि कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल एटम्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले डेंटिसिटी को ही डिफाइन कर लेते हैं हम लोग कि डेंटिसिटी होता क्या है। तो यहाँ पे जब डेंटिसिटी की जब बात करेंगे हम लोग, तो डेंटिसिटी में क्या होता है आपका? इट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed
बाई वन लिगेंड, बाई वन लिगेंड। एक लिगेंड से जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेंटिसिटी कहते हैं। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल देखिए ये कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल ले लेता हूं मैं, यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं यूनिडेंटेट, या फिर अपने पास आ जाता है मोनोडेंटेट। तो यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट के नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो बॉन्ड बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो कितना बनाएगा, लिगेंड जो बॉन्ड बनाएगा वो एक बॉन्ड बनाएगा। तो हम लिख सकते हैं लिगेंड्स हैविंग सिंगल डोनर एटम, सिंगल डोनर एटम, उसे कह देंगे हम लोग यूनिडेंटेट कह देंगे। एज फॉर एग्जांपल जैसे Cl माइनस हो गया, H2O हो गया आपका, NH3 हो गया आपका। ठीक है, NH2 NH3 पॉजिटिव हो गया आपका। ये सारे के सारे जो होते हैं आपके वो क्या होते हैं, यूनिडेंटेट होते हैं। ठीक है, इसे लिखिए, फिर हम डाइडेंटेट की बात करेंगे। डन सर। डन। चलिए, अब अपने पास क्या आता है, डाइडेंटेट। डाइडेंटेट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो डोनेटेट में अगर एक डोनर एटम था तो यहाँ पे कितने होंगे बताइए जरा। दो। दो। लिगेंड्स हैविंग टू डोनर एटम, या फिर लिगेंड्स which can bind through two donor atoms। दो डोनर एटम हो या फिर जो बाइंड कर ले, मतलब बॉन्ड बना ले दो डोनर एटम से, उसे क्या कहते, दो डोनर एटम होना चाहिए। या फिर एक ऐसा लिगेंड जो दो बॉन्ड बना ले, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले सेंट्रल मेटल एटम से, उसे डाइडेंटेट कह देते हैं। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले वही ईएन वाले की बात करें, इथेन 1,2 डाइअमीन या इथाइलिन डाइअमीन भी कहते हैं उसको, CH2NH2, CH2NH2। ये सिमिलर होते हैं, ज्यादातर सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो भी इनको याद करना ज्यादा टफ नहीं होता। यहाँ पे दो लोन पेयर है, ये दोनों तरफ से कर सकता है। इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, इथेन 1,2 डाइअमीन। ठीक है, और ये इसको EN भी लिखते हैं। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल आ जाएगा ऑक्सलेट आयन। ठीक है, या फिर DMG भी आता है। ऑक्सलेट आयन की जब बात करते हैं तो CC। ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O माइनस और इधर डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड, तो ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है बेसिकली। ठीक है, इसको OX से रिप्रेजेंट करते हैं और लिखते हैं ऑक्सलेट आयन। क्या लिखते हैं, ठीक है। और भी इसके एग्जांपल्स होते हैं, जैसे DMG। डीएमजी का मतलब होता है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीन। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, देखते हैं ये क्या है, CH3 C बॉन्ड N और O, सॉरी N और O माइनस। तो यहाँ पे जो बीच में O लिखा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, N आएगा, और यहाँ O माइनस। सिमिलरली नीचे भी सेम होगा। ठीक है, ये CH3 नहीं होगा, ये CH2 होगा, क्योंकि CH2 होगा। यहाँ पे CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, C और डबल बॉन्ड। यहाँ पे कुछ, एक मिनट रुक जाइएगा जरा, कार्बन के तो 3 ही बॉन्ड हो रहे हैं। ठीक है, एक H यहाँ लिख लीजिएगा, और यहाँ पे N, और ये भी क्या हो जाएगा, DMG। यानी DMG का मतलब क्या हो गया, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीन, ग्लाइऑक्सीन, इसको DMG लिखते हैं हम लोग। सर CH2 के साथ क्या बॉन्ड बना है किसका? किसका, सर CH2 के साथ। CH डबल बॉन्ड N बना है, ओके सर। CH2 सिंगल बॉन्ड,
ये अच्छा, मैं दोबारा बना दूं क्या? नो सर, ठीक है, समझ। सर ये दो कोऑर्डिनेट C4 बॉन्ड है बनाएगा। H। हाँ हाँ, डन सर। डन। इसको रुक जाइए, स्ट्रक्चर मैं दोबारा बनाता हूँ, थोड़ा उल्टा हो गया। इसे लिख लीजिए। स्लाइड चेंज करूँ? यस सर। यस सर। चलिए, यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। CH3, और यहाँ से हम ले लेते हैं C, और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड N और O माइनस। ठीक है, फिर अपने पास एक आ जाता है C डबल बॉन्ड N और O माइनस, और इधर CH3। इसका एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है वो C4H8N2O2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को कि ये दो डोनर एटम है, तो यहाँ पे DMG इसको कहते हैं, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिन। यहाँ पे जो वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होता, क्या होता है, डाइडेंटेट होता है। ठीक है, यस सर। हो गया अभिनव। एक और आता है आपका ग्लाइसिनेट, क्या कहते हैं इसको, ग्लाइसिनेट, जिसको हम लोग GLY से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? GLY से। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, CH2 सिंगल बॉन्ड, ये NH2 हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है CO माइनस, और इधर डबल बॉन्ड O होता है। ये GLY होता है, ग्लाइसिनेट होता है, ये भी एक डाइडेंटेट ही होता है। ठीक है, यहाँ से एक कर सकता है और यहाँ से कर सकता है। क्लियर है? यस सर। डन। हो गया अभिनव आपका भी? यस सर। तो ये देखिए सारे डाइडेंटेट होते हैं, जिसमें क्या होता है, दो डोनर एटम होते हैं। ये इथेन 1,2 डाइअमीन, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो जाता है। यहाँ पे आप लोग खुद देखिएगा -2 है, और यहाँ -1 है कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग पॉलीडेंटेट की बात करते हैं। पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट में क्या होता है, सेवरल डोनर एटम्स होता है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, लिगेंड्स, लिगेंड्स हैविंग, ligands having several donor atoms। जहां मोर देन वन डोनर एटम होते हैं उसे क्या कह देते हैं, पॉलीडेंटेट कह देते हैं। एज फॉर एग्जांपल सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट EDTF4 माइनस। उसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे EDTF4 माइनस का। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली ये हेक्साडेंटेट होता है, एक तरह से देखेंगे ना तो ये हेक्साडेंटेट हो जाएगा। ठीक है, उसको हम पॉलीडेंटेट में डाल देते हैं। ठीक है, हेक्साडेंटेट हो जाएगा। ये 4 बॉन्ड बना सकता है, कोऑर्डिनेट 6 बॉन्ड एक इजिली बना सकता है। ठीक है, एक यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और एक यहाँ से भी 2 बना सकता है। तो इसको हम कहते हैं EDTA4 माइनस। EDTA4 माइनस आयन कहते हैं। इसका फुल फॉर्म जो होता है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट होता है। क्या होता है? इथाइलिन डाइअमीन
टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन होता है। ठीक है, ये होता है आपका हेक्साडेंटेट या फिर पॉलीडेंटेट का नाम दे देते हैं हम इसे। क्लियर है? डाइइन वाला भी एक बचा है, इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, फिर वो करते हैं हम। हो गया अभिनव? डन। सक्षम? डन सर। चलिए, अब देखिए दूसरा जो होता है वो डाइइन के नाम से होता है, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये CH2, ठीक है, फिर अपने पास आ जाता है यहाँ पे CH2NH2, ठीक है, फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि NH ऐसे आता है, यहाँ भी दो लोन पेयर, एक लोन पेयर होता है और CH2 इधर होता है। ठीक है, CH2 से जुड़ा हुआ फिर CH2 आएगा और फिर NH2। तो ये एक तरह से ट्राइडेंटेट होता है, जिसको हम पॉलीडेंटेट में दे रखे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जो होता है 3 लोन पेयर होता है, 3 नाइट्रोजन 3 लोन पेयर, तो ये 3 बॉन्ड इजिली बना सकते हैं, ये NH2 है। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, ये अकेले 3 कोऑर्डिनेशन नंबर देगा, इसके पहले वाला 6 देगा। ठीक है, अगर 6 बॉन्ड बनाएगा तो इसको कहते हैं हम लोग डाई इथाइलिन ट्राईअमीन, डाई इथाइलिन ट्राईअमीन, जिसको हम लोग क्या लिख देते हैं, डाइन कह देते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, डाइन, शॉर्ट फॉर्म में। हो गया? हो गया? डन सर। चलिए, अब इसके बाद ये लास्ट लिगेंड आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं, एम्बीडेंटेट। तो ये एम्बीडेंटेट लिगेंड देखिए होता क्या है, इसके पास 2 डोनर एटम होता है, लेकिन इट कैन यूज ओनली 1 एट अ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिगेंड्स विच कैन बाइंड, इसको रुको, विच हैव 2 donor atom but it will use only 1 at a time। इसे क्या कहते हैं हम लोग, एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल अपने पास आ जाएगा ये NO2 माइनस, ये एम्बिडेंट लिगेंड होता है। SCN माइनस, ये भी एक एम्बिडेंट लिगेंड होता है। एज फॉर एग्जांपल देखेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए सेंट्रल मेटल यहाँ है, तो अगर ये O माइनस है, डबल NO है, ठीक है, तो यहाँ पे जो लोन पेयर है इससे बाउंड, या ये भी एक डोनर पार्ट है, डोनर एटम है, और ये भी डोनर एटम है, लेकिन हमेशा एक ही करेगा, एक ही यूज करेगा, तो इसे एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं। मैं दोनों तरीके का दिखाता हूँ, ऐसे कर सकता है, या फिर O माइनस है, N है, डबल बॉन्ड O, तो या फिर यहाँ पे M होगा सेंट्रल मेटल, तो यहाँ पे ये ऐसे बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर लिखना होता है किसी फॉर्मूले को, तो अगर हम NO2 लिखे हैं, मेटल सेंट्रल मेटल के बाद NO2 लिखे हैं, यानी ये N से बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, N वाला जो है वो डोनेट किया हुआ है, अगर O वाला डोनेट करता है तो ONO लिखते हैं हम लोग। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग? ये डोनर एटम 2 होते हैं, लेकिन ये बस एक ही यूज कर सकता है एट अ टाइम। ठीक है, दूसरा वाला एग्जांपल SCN वाला देखें, तो SCN में देखिए M को अगर डोनेट करेगा S, तो SCN माइनस लिखेंगे, और इन केस अगर N डोनेट करेगा तो NCS लिखेंगे। क्या लिखेंगे, NCS पेयर होगा जो, वही ये डोनेट करेगा। ठीक है, वही लोन पेयर इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोन पेयर जो होगा वही डोनेट करेगा। क्लियर है? यस सर। तो देखिए अपने लेक्चर आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वार्नर थ्योरी पढ़ेंगे। वार्नर थ्योरी जो है आपका NCERT के फर्स्ट पेज पे ही दे रखा है।
इससे पहले हम लोगों ने जान लिया कि ये लिगेंड वगैरह क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक्चुअल में होता क्या है। तो नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग वार्नर थ्योरी कंप्लीट करेंगे।